आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा या फिर आज काम कर रही ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रेड क्रॉस, MATW, रेड क्रिसेंट, खालसा एड वगैरह का। क्या आपने अब्दुल सत्तार ईदी का नाम सुना है या फिर बिल्किस ईदी का, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े एम्बुलेंस नेटवर्क की ओनर हैं, जिनके जेरे साया आज भी 25,000 से ज़्यादा बच्चे परवरिश पा रहे हैं और 40,000 पलकर जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईदी फाउंडेशन की या अब्दुल सत्तार ईदी की, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर तरीन गरीब इंसान कहा जाता है, द रिचेस्ट पुअर मैन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि एक वो इंसान जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं था और उसने उस लेवल पर जाकर लोगों की हेल्प की है कि जिसकी कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलती है। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में गुजरात, इंडिया में पैदा हुए और शुरू में ही उनके अंदर ये जज्बा था कि उन्हें इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करना है। He wanted to contribute to the world, to the humanity। शायद इसकी एक बड़ी वजह उनकी वालिदा भी थी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी तरबियत की गई थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हालांकि हर एक को वैसे ही तरबियत करनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा नहीं होता है। अब्दुल सत्तार ईदी की बहुत फेमस स्टोरी है उनकी वालिदा के मदर के रिगार्डिंग, जो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, और उसके अलावा कई इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो उनके वालिदा उन्हें 2 पैसे दिया करती थी, एक खुद पर खर्च करने के लिए और किसी दूसरे शख्स पर खर्च करने के लिए। तो यही अब्दुल सत्तार ईदी का बेस बना, जिसने अब्दुल सत्तार ईदी को चैन से सोने नहीं दिया कि कुछ ना कुछ करना है। तो पार्टीशन के वक्त अब्दुल सत्तार ईदी गुजरात से कराची, पाकिस्तान चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस ओपन किया, क्लोथ का बिजनेस ओपन किया, कपड़ों का बिजनेस ओपन किया। और साथ साथ में ही जो उनकी ज़िंदगी का मकसद था कि लोगों की हेल्प करनी है, एक मेमन ट्रस्ट था। अब्दुल सत्तार ईदी एक मेमन कम्युनिटी में पैदा हुए, उसी मेमन कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ था, तो अब्दुल सत्तार ईदी उसमें काम करने लगे। मगर अब्दुल सत्तार ईदी को बहुत जल्द ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेमन ट्रस्ट सिर्फ मेमन कम्युनिटी की हेल्प करता है, मेमन कम्युनिटी के बाहर किसी की हेल्प नहीं करता है। तो अब्दुल सत्तार ईदी इन सबसे हटकर काम करना चाहते थे, वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना चाहते थे, यानी कि वो कोई बार पसंद नहीं करते थे जब वो किसी की हेल्प करना चाहते थे। तो उस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी ने पहले तो जो मेमन कम्युनिटी है उसी को तब्दील करने की कोशिश की। उनसे कहा कि आप क्या सिर्फ मेमन्स की हेल्प कर रहे हैं, सबकी मदद करते हैं, मदद करने में क्या जाता है। मगर उन्हें बहुत जल्द ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तो 1951 में उन्होंने एक डिस्पेंसरी कायम की इंडिपेंडेंटली, जो कि बुनियाद बनी ईदी ट्रस्ट की। फिर उसके बाद वो काम करते गए, उनके काम में कभी भी उन्होंने कोई बार नहीं लाने दिया। और 1957 में किसी ने खुश होकर उनको कुछ रकम दी, उस रकम से अब्दुल सत्तार ईदी ने एक पुरानी वैन खरीदी, क्योंकि रकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि नई वैन या नई एम्बुलेंस खरीद सकें। उसी वैन को उन्होंने एम्बुलेंस में तब्दील किया। वो एम्बुलेंस खुद चलाते थे, जहाँ जहाँ डेड बॉडीज़ मिलती थी, ज़ख्मी लोग मिलते थे, उन सबको ला कर वो हॉस्पिटल एडमिट करवाते थे। तो यहाँ से शुरू हुआ अब्दुल सत्तार ईदी का एम्बुलेंस के रिलेटेड काम। और यही काम जो अब्दुल सत्तार ईदी ने 1957 में शुरू किया था, 1990s आते आते दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क बन गया। आज ईदी फाउंडेशन के पास 1800 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, जो कि दुनिया में किसी भी इंडिविजुअल के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी तादाद में एम्बुलेंसेज मौजूद नहीं हैं। ये एम्बुलेंस नेटवर्क किस पैमाने पे काम करता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब अभी रिसेंटली पेंडेमिक, सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक पीक पे थी कोरोना वायरस, कई लोग मर रहे थे, हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे थे। तो अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी ने इंडिया को ये ऑफर किया था कि वो 50 एम्बुलेंसेज और अपनी पूरी टीम भेजना चाहते हैं इंडिया, ताकि वो रेस्क्यू कर सके लोगों को, ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, क्योंकि एम्बुलेंसेज की शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे लोगों को, और लोगों की इसी वजह से डेथ हो रही थी। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ ईदी फाउंडेशन कि वो किस पैमाने पर जाकर लोगों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा चाइल्ड केयर प्रोग्राम ऑफ ईदी फाउंडेशन वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें अभी 25,000 के आसपास बच्चे अलग अलग ईदी होम्स में रह रहे हैं। इसमें ऑर्फन्स भी, ऑर्फन्स के अलावा भी कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जिस गंदी सोसाइटी में रहते हैं, गिरी हुई घटिया सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर आज भी 21st सेंचुरी में भी लोगों को लड़कियाँ, डॉटर्स नहीं चाहिए होती हैं। तो वो चाहते हैं उनके घर में सिर्फ लड़के पैदा हों। तो अगर कोई लड़की पैदा होती है तो वो बाज़ औक़ात फेंक देते थे। अब्दुल सत्तार ईदी को ऐसी ही एक बच्ची किसी डस्टबिन में पड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपने घर के बाहर एक झूला लगा दिया कि अगर आपको बच्चे नहीं पालने तो मत पालें, मगर उनको कत्ल मत करें, उनको फेंके मत, उनको इस झूले में डाल दें, हम उनको पालेंगे। या फिर ये सिर्फ ऑर्फन्स के लिए भी था, या जो लड़कियां जिनको पसंद नहीं करता है हमारा मुआशरा,
है ना, बदकिस्मती से उनके लिए भी था। और उसके अलावा जो आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे पैदा होते उनको भी कत्ल कर दिया जाता था। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने उसके लिए भी झूले लगाए कि अगर आप उन बच्चों को नहीं पालना चाहते हैं तो आप इस पे डाल दें, जिसकी वजह से अब्दुल सत्तार ईदी पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। जो इंतहा पसंद मौलवी थे उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी पर फतवे आयद किए कि यह हराम के बच्चे पाल रहा है, यानी कि उनकी सोच के मुताबिक, उनकी लॉजिक के मुताबिक, कम तादाद में ही मगर मौजूद ज़रूर थे, कि अगर माँ बाप ने कोई गुनाह किया है, यानी कि अगर आउट ऑफ वेडलॉक जाकर किसी ने अगर कोई बच्चा पैदा किया, इंटरकोर्स किया, जिससे बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी सज़ा उस बच्चे को दी जाए, उसको कत्ल कर या उसको कूड़ेदान में फेंक कर, डस्टबिन में फेंक कर। मगर अब्दुल सत्तार ईदी ने कभी भी इन बातों पर, इन क्रिटिसिज्म पर तवज्जो नहीं दिया, जिसके बारे में उनकी जो बीवी हैं बिल्किस बानो ईदी का कहना है कि जब अब्दुल सत्तार ईदी ने इनिशिएटिव लिया तो कोई मौलवी आकर कहता है कि अब्दुल सत्तार ईदी तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम हराम के बच्चे पालते हो। तो बिल्किस बानो ईदी कहती हैं तो अब्दुल सत्तार ईदी ने उसके रिस्पॉन्ड में उन्हें ये कहा कि मुझे आपकी जन्नत में जाना भी नहीं है। तो इस तरीके से अब्दुल सत्तार ईदी ने कभी भी इन चीज़ों की परवाह नहीं की, क्योंकि उनका मकसद इंसानियत की खिदमत करना था और वो इंसानियत की खिदमत करते रहे। ईदी साहब ने कोई पर्टिकुलर डिग्री तो हासिल नहीं की, मगर वो ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इसी के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी कॉलेज या स्कूल में तो नहीं गया पढ़ाई करने के लिए, मगर मैंने करबला वालों की ज़िंदगी ज़रूर पढ़ी है और मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल जंग किसकी है। असल जंग अमीर और गरीब की है, असल जंग जालिम और मजलूम की। और यही अब्दुल सत्तार ईदी जब हज करने जाते हैं अपनी बीवी के साथ, बिल्किस बानो ईदी के साथ, तो मीना में जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, पत्थर मारे जाते हैं, तो वहाँ पर अब्दुल सत्तार ईदी ने वो पत्थर उठाकर जेब में डाल दिए और वापस आने लग गए। तो किसी ने पूछा कि ईदी साहब इसको तो शैतान को मारना है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? तो अब्दुल सत्तार ईदी ने बहुत ह्यूमरस जवाब दिया कि पाकिस्तान में बहुत सारे शैतान हैं, मैं ये कंकरियाँ उन्हें जाकर मारूंगा। ईदी फाउंडेशन के ईदी सेंटर से पाकिस्तान के अलग अलग सिटीज़ में ओल्ड एज होम्स हैं या ऑर्फनेज होम्स हैं, चाइल्ड केयर होम्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, और उनकी जो सर्विसेज हैं ग्रेव यार्ड के रिलेटेड वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अभी तक ईदी फाउंडेशन 2 लाख से ज़्यादा डेड बॉडीज़ दफना चुकी है अलग अलग कब्रिस्तानों में। और उसके अलावा एयर एम्बुलेंसेज भी इंट्रोड्यूस करवाई है, ईदी साहब ने खुद करवाई थी। यानी कि एक इंसान जिसके पास कोई रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और उस इंसान ने जो इनिशिएटिव लिया और आज उस फाउंडेशन ने वो काम कर दिखाए जो पाकिस्तान की हुकूमत भी ना कर सकी। यानी और हम में से किसी शख्स को कोई काम करना और हमें लग रहा है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पता नहीं ये काम कितना मुश्किल है, तो आई थिंक ईदी साहब इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल टू लर्न फ्रॉम, कि नो मैटर हाउ मेनी ऑब्स्टेकल्स यू हैव, नो मैटर कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है आपको, यानी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको आप पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, कभी आपको कादियानी कहा जा रहा है, कभी आपको मुल्हिद एथीस्ट कहा जा रहा है, बट यू डू नॉट पे हीड टू देम। एक मरतबा जब फैसल ईदी अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में कोई मिला और उन्होंने सलाम किया, ईदी साहब की बहुत रिस्पेक्ट की, और जब फैसल ईदी उन्हें छोड़कर वापस की तरफ आए तो वही लोगों ने अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारा बाप तो नमाज नहीं पढ़ता, काम इतना अच्छा कर रहा है। तो फैसल ईदी थोड़े बच्चे थे और थोड़े कंफ्यूज हुए कि ये क्या बोल रहे हैं कि इनका वालिद मुल्हिद हो गया, एथीस्ट हो गया। तो वो जाते हैं वालिद के पास और पूछते हैं कि ये आपके मुंह पर, आपके सामने तो बहुत इज्जत करते हैं आपकी, मगर आप जब चले जाते हैं तो वो आपके बारे में बातें करते हैं। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या तूने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है? तो फैसल ईदी ने कहा कि बाबा मैं तो आपको रोज़ नमाज़ पढ़ते हुए देखता हूँ। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा तो इनके क्रिटिसिज्म पर ध्यान मत दो, इनकी बातों पर तवज्जो ना दो, ये नादान है, ये इग्नोरेंट है। तो इस लेवल पे क्रिटिसिज्म किया जा रहा था उस शख्स पर। क्यों? क्योंकि वो लोगों के बच्चे पाल रहा था, है ना, 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार बच्चे पाल रहा था, इसलिए उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो आई थिंक ही मस्ट बी एन आइडियल फॉर ऑल ऑफ अस, और इस तरह के लोगों की स्टोरीज़ हमें अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए ताकि उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो कौम की खिदमत करने का। और लेट मी कंक्लूड बाय दीज वर्ड्स ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी कि लोग स्कूल और कॉलेजेस में जाकर एजुकेट तो हो गए, मगर वो अब तक इंसान ना बन सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।